सर एज का क्या इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स के साथ और आईवीएफ और जो हम बोलते हैं ना क्रोमोसोम रंगसूत्र, सर जो मेल इनफर्टिलिटी वो काउंट अच्छे नहीं 50 से ज्यादा प्रतिशत इनफर्टिलिटी मेल्स में भी दिखती है। तो कहीं ना कहीं मेल इनफर्टिलिटी के लिए टेस्टिंग करना जरूरी है। आईवीएफ में क्या रोल होता है? पहले तो बहुत ही जरूरी है NIPT हो, बट स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। क्रोमोसोम की खामी है कि नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है डॉक्टर गौरव शास्त्री जो डायरेक्टर है जीन केयर लेबोरेटरी का, जिनको 14 साल से जेनेटिक्स में एक्सपीरियंस है। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि बच्चा फेल क्यों होता है आईवीएफ में, बच्चा मिस क्यों हो जाता है, बच्चे में आनुवंशिक खामी क्यों आती है, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम क्यों आता है, बच्चे में मेंटली रिटार्डेशन क्यों आता है, वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप उनसे नॉलेज गेन करेंगे। और एक पॉडकास्ट की सीरीज आप आगे देखिए। पहला क्वेश्चन मेरा है कि जेनेटिक्स में आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है उसमें कितना रोल है और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, पूरा उसके बारे में सर डिटेल में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो जेनेटिक्स हम कह सकते हैं कि जो है वो ब्लूप्रिंट है हमारा लाइफ का। जैसे हम क्रोमोसोम जो रहता है वो इनहेरिट करते हैं 23 पेयर्स फादर में से, 23 मदर में से। तो कभी कभार ये जो डिवीजन फेज रहता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर कुछ गलती हो जाए तो बच्चे में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। सर आपका कहने का मतलब है कि जैसे कि एम्ब्रियो बनाते हैं वो एक रंगसूत्र मेल का और फीमेल का रंगसूत्र हो, दोनों का मिक्स होके एक एम्ब्रियो डेवलपिंग होता है, तो उसमें कुछ खामी आती है तो वो जेनेटिक्स में हमको खामी मिलेगी। आईवीएफ के जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो एम्ब्रियो का जो रंगसूत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम आईवीएफ तो स्टार्ट करते हैं लेकिन एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी है, उसका जेनेटिक्स कैसा है, वो जेनेटिकल टेस्ट के बाद ही पता चले। तो जिस कपल को प्रेगनेंसी नहीं रह रही और आईवीएफ कंसीव करना चाह रहे 35 से एज से ज्यादा है, साथ साथ में जो क्रोमोसोमल जो रंगसूत्र में खामी है, तो जेनेटिकल टेस्ट है वो कंपलसरी करवाना चाहिए और उसके बाद ही आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जेनेटिक टेस्टिंग में हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग करवा दे तो वो आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए कितना यूजफुल है सर? प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट, जिसमें हम एम्ब्रियो से कुछ सेल्स लेकर उसमें से जेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो पीजीटी जो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट, वो एक क्रोमोसोम नंबर चेक करने के लिए, कोई भी मोनोजेनिक डिजीज चेक करने के लिए जो इनहेरिट हो रहा है फैमिली में वो डिटेक्ट करो। वो डिजीज का टेस्ट हम एम्ब्रियो लेवल पे ही कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मदर की एज अगर बड़ी है या फादर की एज ज़्यादा है तो उस केस में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में अगर हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट करते हैं और जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो हम सिलेक्ट करते हैं तो वो इम्प्लांटेशन होने के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उससे आईवीएफ सक्सेस होने के रेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। सर ये पीजीटी में भी आई थिंक मेरे नॉलेज है तब तक 3 टाइप के होते हैं, पीजीटी ए होता है, एसआर होता है, एम होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? जीटी ए जो होता है इसमें हम सिर्फ क्रोमोसोम नंबर चेक करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा या कम नहीं है। पीजीटी एसआर जो है वो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, जैसे कोई कपल है जिसमें मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हो रहा है या इनफर्टिलिटी है, दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर में भी कोई क्रोमोसोम की कुछ खामी है, जैसे ट्रांसलोकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, तो वो बैलेंस ट्रांसलोकेशन की वजह से एम्ब्रियो में कोई जगह पे लॉस या जेनेटिक सेगमेंट जो है वहाँ पे कुछ कमी या कुछ ज़्यादा तो नहीं है, वो चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं पीजीटी एसआर। और पीजीटी एम जो मोनोजेनिक डिजीज के लिए है, तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री है कि ये बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला था तो अगले बच्चे में आ सकता है कि नहीं, तो वो सब चेक करने के लिए पीजीटी एम का टेस्ट करना। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर जिसको 2 से ज्यादा बार आईवीएफ फेल है, तो आपके हिसाब से जेनेटिक लेवल पे क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से बार बार आईवीएफ फेल ना हो? रिपीटेड आईवीएफ फेलियर जिस कपल में हो रहा है तो पहले हमको चेक करना है कि कपल में किसी में रंगसूत्र की कुछ खामी तो ऐसा नहीं है। पहला स्टेप जो है वो कपल कैरोटाइपिंग करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट में कौन सा स्टेज चूज करें वो हम चेक कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर मल्टीपल आईवीएफ फेल हो रहा है तो ऐसे केसेस में बाय डिफॉल्ट हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट
एनओबीडी वाला भी कर सकते हैं, जहाँ पे हेल्दी जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो सिलेक्ट करके हम इम्प्लांट कर सकते हैं, ताकि जो अबनॉर्मलिटी है वो बाईपास हो जाए और हेल्दी नॉर्मल एम्ब्रियो ही इम्प्लांट हो, जिससे इम्प्लांटेशन रेट और आईवीएफ प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर चौथा पॉइंट है कि मिसकैरेज एंड जेनेटिक्स। जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई का तो आईवीएफ प्रेगनेंसी हो गई, उसमें मिसकैरेज क्यों होता है? होता है तो जेनेटिक्स में उसका क्या रोल है? आप सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कीजिए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मिसकैरेज की जितने भी मिसकैरेजेस होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें 50 से ज्यादा प्रतिशत क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स मेजर रोल प्ले करता है ऐसे मिसकैरेजेस में। तो वहां पे कपल कैरियोटाइप और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका भी जेनेटिक टेस्ट होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि उसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी थी, कुछ डिलीशन था या कुछ जेनेटिक म्यूटेशन था। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैरियोटाइप हमने करवाया कपल का, वो भी नॉर्मल आता है, पीओसी से भी कैरियोटाइप नॉर्मल आता है। ये जो कैरियोटाइप है सिर्फ वो रंग सूत्र देखता है, वो नंबर देखता है और स्ट्रक्चर देखता है। तो कहीं ना कहीं सिंगल जीन जो मान लीजिए मेटाबॉलिक डिजीज कॉज कर सकता है, थैलेसीमिया भी कॉज कर सकता है, न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कॉज कर सकता है, तो वो हम कैरियोटाइपिंग से रूल आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम या तो एक्सोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं या ऐसे कपल्स का कैरियर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो कैरियर स्क्रीनिंग एक बहुत ही जरूरी जेनेटिक टेस्ट है ऐसे कपल्स में जहाँ पे कैरियोटाइप भी नॉर्मल आ रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम डोनर को यूज करते हैं तो डोनर का स्क्रीनिंग भी अगर हम कर ले तो वहीं से जेनेटिक कुछ है तो पता चल सकता है। मैरिज जो रिलेशन में लोग मैरिज कर रहे हैं उसका कोई जेनेटिक से रोल है, कोई मिसकैरेज से कुछ लेना देना है? जैसे कंसिंगियस मैरिज में फर्स्ट कजिन सेकंड कजिन में मैरिजेज होती है, अगर वो दोनों जीन एक साथ आ गए तो फिर वो एक्सप्रेस होना ही है। तो डेफिनेटली कंसिंगियस मैरिजेस में ऐसे कैरियर स्क्रीनिंग और जेनेटिक टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। सर अगर फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, मेंटली कोई रिटार्ड है, तो ऐसे कपल में आईवीएफ से बेबी कंसीव होता है वो नॉर्मल होता है कि ऐसे ही प्रॉब्लम फिर से आती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों? मान लीजिए कोई कपल थैलेसीमिया वाला भी है, जो दोनों कपल कैरियर है थैलेसीमिया के लिए, तो उसमें भी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है थ्रू आईवीएफ, और हम जेनेटिकली टेस्टिंग भी कर सकते हैं एम्ब्रियो से, जैसे हमने बताया पीजीटी-एम करके। तो वहाँ पे जो बच्चा है ऑलरेडी या कोई फैमिली मेंबर है ऐसा कोई, तो पहले उसका जेनेटिक टेस्ट करके उसमें अगर कुछ हमें मिलती है तो फिर वो कपल या फैमिली मेंबर्स में वो टेस्ट करके हम आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए गाइडेंस दे सकते। कपल बहुत ही परेशान होते कि एक बार डाउन सिंड्रोम बच्चा आ गए, मेंटल रिटार्ड आ जाए तो दूसरी बार कंसीव करने में वो झिझकते रहे, मतलब एक मेंटली वो इमोशनल अटैच हो जाते कि फिर से हो जाएगा क्या। तो ये एडवांस जमाने में आप क्या कहना चाहोगे कि जेनेटिक्स में क्या कुछ हो सकता है? अभी साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों आईवीएफ में और जेनेटिक्स में इतना आगे चला गया है कि हम जिसकी वजह से ये सारे डिजीज जो हैं वो बॉर्न होने से पहले ही पकड़ सकते हैं। हर एक प्रेगनेंसी में ऐसा ही होगा। डेफिनेटली वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं नेचुरली भी, और अगर वो जाना चाहे तो थ्रू आईवीएफ पीजीडी के बाद भी वो अच्छा हेल्दी एम्ब्रियो सिलेक्ट करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सर जो मेल इनफर्टिलिटी, जिसको काउंट अच्छे नहीं है, जिसको नील काउंट आ रहा है, जिसको मॉर्फोलॉजी शुक्राणु में अच्छी नहीं है, उसके बारे में आप जेनेटिक्स में कौन से टेस्ट करते हैं और कौन से टेस्ट आईवीएफ सेंटर को करवाना चाहिए जिसकी वजह से जो बच्चा और एम्ब्रियो बन रहा है वो अच्छा बने? सो मेल इनफर्टिलिटी वो भी एक अभी कहा जाए तो चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि पहले सब ऐसे ही मानते थे कि फीमेल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल इनफर्टिलिटी के लिए, बट अभी 50 से ज्यादा प्रतिशत इनफर्टिलिटी मेल्स में भी दिखती है। तो कहीं ना कहीं मेल इनफर्टिलिटी के लिए टेस्टिंग करना जरूरी है। तो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें काउंट कम है या मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, तो हम काफी सारी जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है जो कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो रूटीन कैरियोटाइप कर सकते हैं, जिससे हम वाई क्रोमोसोम में कहीं इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये सीमेन एनालिसिस जिसका हम बोलते हैं स्पर्म काउंट रिड्यूस हो रहा है या ऐसा हो रहा है।
अगर मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है स्पर्म की, हम जब एनालिसिस करते थे तो ऐसे केसेस में हम स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन, जिसमें स्पर्म का डीएनए का इंटीग्रिटी चेक करते हैं कि वो सही मात्रा का और सही क्वालिटी का डीएनए स्पर्म में है कि नहीं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसमें स्पर्म काउंट 0 है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में हम वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, जो स्पर्म बनने के लिए जो रीजन है, जीन है वाई क्रोमोसोम का, उसमें कोई डिलीशन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो चेक कर सकते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए हम वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, कैरोटाइपिंग और स्पर्म डीएनए इंडेक्स जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खास समझो कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 50% जो कपल होते हैं उसमें मेल इनफर्टिलिटी है। तो जब भी जीरो काउंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती है, काउंट अच्छा नहीं होता है, तो पहले रूटीन ब्लड रिपोर्ट के साथ साथ कैरियोटाइपिंग भी करवाना चाहिए। कैरियोटाइपिंग में हमको वो पता चलेगा कि उसमें क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज हम करवाते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, जिससे पता चले कि जो शुक्राणु है उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है कि नहीं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा जो होता है वो वाई क्रोमोसोम का ही पार्ट है, जिसमें इन्वर्जन पता चलता है, ट्रांसलोकेशन पता चलता है, वो सब कुछ पता चलता है। तो जब भी मेल इनफर्टिलिटी डिटेक्ट होती है तो पहले आईवीएफ करवाने से पहले ये रूटीन टेस्ट करवाओ। रूटीन टेस्ट करवाते हो तो वो पता चलेगा कि कैरियोटाइपिंग और ब्लड रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। वो प्रॉब्लम नॉर्मल आती है अतः तो सॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद हम पीजीटी करते हैं, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं, और उसके बाद ही आईवीएफ करते हैं। जिसकी वजह से जो पिता में, जो फादर में जो प्रॉब्लम आ रहा है नील काउंट का, वो उनके बच्चे में ना है। तो जब भी आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हो, मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो ये रूटीन टेस्ट करवाने के बाद ही आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी चाहिए। सर, एज का क्या इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स के साथ और आईवीएफ और बच्चे की, जो जब बच्चा रहता है, प्रेगनेंसी रहती है, तो एज और जेनेटिक्स के क्या लेना देना सर? सो एज का रोल तो है डेफिनेटली। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम जानते हैं कि फीमेल के लिए जैसे एज बढ़ती है तो एग का काउंट और क्वालिटी दोनों कम हो जाती है। तो जेनेटिक्स में ऐसा, पहले ऐसा था कि जैसे एज बढ़ती है वैसे जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी इंटरनल मैकेनिज्म जो है, जो डीएनए को डिफेक्ट को रिपेयर करती है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। तो उसकी वजह से जो एरर को पिक करती है हमारी इंटरनल मैकेनिज्म, वो मिस करना स्टार्ट कर देती है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी या जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे एज, एडवांस एज वाली प्रेगनेंसी है तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट, वो सब करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो एक सिंपल सी समझो कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चांसेस है कि जो एक्स बन रहे हैं उसमें डीएनए में भी प्रॉब्लम आता है। तो जब एडवांस एज हो, 35 एज से ज्यादा एज होती है, उसमें आपको कैरियोटाइपिंग करवाना चाहिए, और उसके बाद पीजीटी करवाते हो तो आईवीएफ में जो एम्ब्रियो बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी का हमको पता चलता है, हेल्दी एम्ब्रियो जो है वो पता चलता है। जिसके बाद जो रिपीटेड आईवीएफ फेल हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है एडवांस एज में, वो ना हो और प्रॉपर प्रेगनेंसी में। सर, जो थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल है वो आईवीएफ का तो नेचुरल प्रेगनेंसी में वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल के बाद? थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि थ्रोम्बोफिलिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग, जो हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट, वो उस एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स होना शुरू हो जाता है, ऐसी कंडीशन है। तो अगर प्रेगनेंसी में यूट्रस में या प्लेसेंटा में ऐसे छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियो को या फीटस को वो ब्लड सप्लाई रुक जाता है वहां से। तो वो जो न्यूट्रिशन और नरिशमेंट वो ब्लड सप्लाई से और इम्प्लांटेशन के लिए जो चाहिए वो वहीं से फेल हो जाएगा। तो थ्रोम्बोफिलिया पैनल भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, और उसका प्रोफाइलिंग टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आप समझो कि रूटीन तो आप जेनेटिक्स टेस्ट सब कुछ करवाते हो, लेकिन जो एडवांस टेस्ट है जैसे कि एनके सेल हो गया, दूसरा हो गया थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल, ये जो चीज है जिसमें 2 से 3 बार आईवीएफ फेल हो रहा है, वो पेशेंट को एडवांस ट्रीटमेंट के अनुसार एनके सेल और थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल भी करवानी चाहिए, जिसकी वजह से आईवीएफ फेल ना हुए और इम्प्लांटेशन फेलियर ना हुए।
सर हम जो HLA कंपेटिबिलिटी टेस्ट करवाते जी। हैं वो IVF में कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपके जेनेटिक्स के अनुसार? तो HLA कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट IVF में दो तरह से यूज हो सकता है। पहले तो अगर ऐसा कोई कपल है जिसमें जैसे हमने कहा रिपीटेड IVF फेलियर हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो हमें MK सेल थ्रोम्बोफिलिया करना है और कहीं ना कहीं HLA भी मैच कर सकते हैं कि वहां पे कुछ गड़बड़ी ना हो। HLA इज बेसिकली जो एंटीजन रहता है, रिसेप्टर रहता है जो इम्प्लांट होने में मदद करता है। तो अगर उसमें कुछ खामी है या उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा अच्छे से। तो HLA कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट वहाँ यूज हो सकता है मल्टीपल IVF फेलियर्स वगैरह में। और दूसरा, इस एडवांस में कहूँ आपको तो कोई फैमिली है जहाँ पे कोई डिजीज वाला लड़का है या कुछ है, तो हम HLA मैच करके प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट करके वो ऐसा एम्ब्रियो सिलेक्ट कर सकते हैं जो कल जाके जिसका HLA मैच हो सकता है वो डिजीज वाले बंदे से, और कहीं ना कहीं अगर वो कुछ स्टेम सेल थेरापी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है जैसे थैलेसीमिया के लिए, तो वो सिबलिंग में HLA मैच वाला ही है तो डेफिनेटली वो ट्रांसफर हो सकता है। तो वहां पे भी ये यूजफुल हो सकता है। तो जिसमें रिपीटेड IVF फेलियर है वहाँ पे उसमें हम स्टेम सेल की बात कर सकते हैं, जी। NK सेल की जो हमने बात की, और साथ साथ में HLA कंपेटिबिलिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो जब भी इम्प्लांटेशन फेलियर है का तो IVF फेलियर है उसमें HLA कंपेटिबिलिटी हो गया, NK सेल हो गया, थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल हो गया, वो रूटीन टेस्ट नहीं है लेकिन एडवांस स्टेज पे हम करवा सकते हैं। जब कोई रीजन ना मिले, कोई एवोल्यूशन के बाद रूल आउट ना हुए तो ये टेस्ट आपको करवानी चाहिए। सर हम जो IVF की जो ट्रीटमेंट है का तो नेचुरल प्रेगनेंसी में हम कभी कभी कैरियोटाइपिंग रंगसूत्र का रिपोर्ट करवाते हैं, तो आप जेनेटिक्स लैब में ऐसा क्या करते हो कि जिसकी वजह से आपको वो नंबर कैसा है, ट्रांसलोकेशन हुआ है कि नहीं, इन्वर्जन हुआ है कि नहीं, वो आप पता कर सकते हो? सो बेसिकली कैरियोटाइपिंग देखने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि कल्चर। तो पहले तो मान लीजिए कि अगर कपल में से करना है तो ब्लड में से वो होता है, ब्लड सेल्स को हम ऐसे मीडिया में ग्रो करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है वो डिवाइड होना स्टार्ट। फिर आफ्टर सम टाइम वो जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उसको हम एक सेल साइकिल का एक फेज होता है मेटाफेज, उसमें हम उसको लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो जो हम बोलते हैं ना क्रोमोसोम रंगसूत्र, तो वो जो पिक्चर हमें दिखता है वो सेल साइकिल के मेटाफेज में ही दिखता है। तो वो बहुत ही जरूरी है कि हम पहले तो सेल्स को डिवाइड करें और फिर उसको वो मेटाफेज में अरेस्ट करें ताकि हम वो क्रोमोसोम देख पाए। तो जब कल्चर उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है तो वो जब खत्म होता है उसके बाद फिर उसको फिक्सेशन ऐसी केमिकल प्रोसेस से किया जाता है और फिर उसकी स्लाइड बनाई जाती है। स्लाइड बना के फिर उसको स्टेनिंग किया जाता है और देन वो जो क्रोमोसोम्स की जो मेटाफेज होती है वो माइक्रोस्कोपी लेवल पे हर एक मेटाफेज में हर एक क्रोमोसोम को हम आई कैरियोटाइप जिसे बोलते हैं वो करते हैं कि नंबर सही है, स्ट्रक्चर सही है। फिर जो भी इमेज हमें लगे उसको हम थ्रू कैमरा उस इमेज को कैप्चर करते हैं और फिर देयर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो कैरोटाइप यानी हर एक क्रोमोसोम को अरेंज कर देगा, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है बट एंजॉइंग प्रोसेस है। कैरोटाइप साइटोजेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम को, वो बहुत ही कम लैब्स ऐसी हैं जो कैरोटाइप कर रही है या कर पाती है, क्योंकि उसमें एक एक्सपर्टीज चाहिए, स्किल चाहिए, क्योंकि आपको वो कोई मशीन नहीं है जो आपको बोल देगा कि ये ट्रांसलोकेशन है या इन्वर्जन है। वो आपकी स्किल और आपकी एक्सपीरियंस से ही आपको आता है क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करना, और वो नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, और अबनॉर्मल है तो क्या है, वो इन्वर्जन है या ट्रांसलोकेशन है। तो हर एक क्रोमोसोम आप अगर पिक्चर देखते हो तो क्रोमोसोम में वो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स जैसा दिखता है, तो वो है ना हर एक क्रोमोसोम का यूनिक है। तो वो बोलते हैं उसको हम आइडेंटिफिकेशन हॉलमार्क। तो हर एक क्रोमोसोम वो लाइट एंड डार्क बैंड से ही पहचाना जाता है अलोंग विद देयर साइज। तो वो पहचानते हैं, फिर उसको देखते हैं कि ये नॉर्मल वाला है कि अबनॉर्मल वाला है, और अबनॉर्मल है तो फिर वो कौन सा है।
तो सर कैरियोटाइपिंग रिपोर्ट में कितना टाइम लगता है, जैसे कि आप हम ब्लड देते हैं अगर ब्लड सैंपल है तो ब्लड का प्रोटोकॉल फिक्स रहता है, तो वो उसका 72 आवर्स का कल्चर रहता है। और उसके बाद फिर मैंने जैसे कहा उसको फिक्सेशन करना, स्टेनिंग करना, स्लाइड बनाना, और 1 से 2 दिन और कैप्चरिंग करके एनालिसिस। सो ब्लड का है तो 7 से 8 दिन में रिपोर्ट हो जाता है। मतलब टोटल मिला के 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन, हाँ। सूत्र का रिपोर्ट आने में। बट अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड है, प्रीनेटल, अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड या कोरियोनिक विलेज से अगर कर रहे हैं या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन से कर रहे हैं, तो वो सेल को ग्रो होने में ही 12 से 14 दिन लगता है। ओके, जैसे कि हम एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं, हाँ। कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसमें जी। रीजन सर क्या होता है? क्योंकि उसमें ना जो सेल्स होते हैं और जो एमनियोसाइट्स और सीबीएस के जो सेल्स है, उसका मोनोलेयर कल्चर बनता है। तो वो कल्चर होने में यानी सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, और जो फ्लास्क रहता है उसके, तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डिवाइड और ग्रो होना स्टार्ट करता है। तो ये प्रोसेस ही 12 से 14 दिन की है। बट जैसे हम एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो हर सेल भी डिफरेंट है। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि वो स्लो ग्रोथ होता है। काफी सेल्स ऐसे होते हैं जो 7-8 दिन में ही ग्रो हो जाता है। सर क्वेश्चन है कि जो डबल मार्कर और साथ में एनआईपीटी, हाँ। वो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में समझो कि आईवीएफ में क्या रोल होता है, डबल मार्क करवाना चाहिए कि एनआईपीटी करवानी चाहिए? सो बेसिकली देखा जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रेगनेंसी के दरमियान स्क्रीनिंग टेस्ट पहले तो बहुत ही जरूरी है, राइट? ठीक है, वो डबल मार्कर हो या एनआईपीटी हो, बट स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। अभी डबल मार्कर टेस्ट जो है वो हार्मोन बेस्ड टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोन उनके जो कंसंट्रेशन जो प्रेगनेंसी के दरमियान रहते हैं, उसके ऊपर से वो रिस्क कैलकुलेट करता है अलोंग विथ नेजल बोर्न एंड वो सब कैलकुलेट करके एक रिस्क आता है। और एनआईपीटी जो है वो सेल फ्री डीएनए, यानी जो फीटस का सेल फ्री डीएनए है वो मदर के ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो हम वो सेल फ्री डीएनए को लेके उसका सीक्वेंसिंग करके देखते हैं। तो दोनों ही स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हमें बताता है कि जो बच्चा है, फीटस है, उसमें कुछ क्रोमोसोम की खामी है कि नहीं है। ठीक है, बट दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट ही है। बट हम करें तो डबल मार्कर जो है उसके कंपैरिजन में एनआईपीटी की सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी बहुत ही ज्यादा है। मतलब डबल मार्कर से सेंसिटिविटी गिना तो एनआईपीटी की ज्यादा है। हम बात करें अगर ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम की, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13 और सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, तो इस केस में एनआईपीटी की सेंसिटिविटी अराउंड मोर देन 99% जितनी है, जो कि हमें डुअल मार्कर में अराउंड रफली 85 to 90% जितनी होती है। एंड दैट इज अलोंग विथ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन करते हैं एनटी-एनबी के साथ, उसकी इतनी सेंसिटिविटी है। तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि हमें मल्टीपल स्क्रीनिंग नहीं करानी चाहिए। कोई भी एक करवाओ, कोई भी एक कराओ। हाँ, मान लीजिए डबल मार्कर का या हाई रिस्क का या फिर एनआईपीटी का या लो रिस्क का, फिर अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर अभी चलो कंफर्मेटरी के लिए एमनियो करते हैं, ऐसा नहीं कराना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि डबल मार्कर का तो एनआईपीटी दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें से कोई भी एक करवाओ और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आप एमनियोसेंटेसिस या तो कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि दोनों ही करवाना चाहिए, जैसे डबल मार्कर हो गए एनआईपीटी हो, तो उस दोनों में से एक करवा के आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। सर अब बात करें कि जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, वो कोई क्रोमोसोम का तो जेनेटिक्स पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जब रखते हैं आईवीएफ में उसमें प्रॉब्लम आया? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। एक जेनेटिक्स में एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। वो एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट भी जेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। जैसे हम मान ले कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो 4 legs वाले थे और आज हम बाइपेडल हैं, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ, जेनेटिक्स मॉडिफाइड हुआ और आज हम 2 पैर से चल सकते हैं। तो एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, वो सब डेफिनेटली अपने जेनेटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कपल है या कोई इंडिविजुअल है जो स्मोकर है या अल्कोहल कंज्यूम करता है या ज्यादातर स्ट्रेस में रहता है या उसका फूड डाइट भी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्पर्म पे इफेक्ट करेगा या फिर वो हमारी जो हीलिंग प्रोसेस रहती है, मैंने कहा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म,
कहीं उस पर इफेक्ट करेगा। अगर उस पर इफेक्ट कर लिया तो डीएनए म्यूटेशन या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में बढ़ ही जाता है, बट डेफिनेटली एक नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ये इसका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट दोनों ही जेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करते हैं। सर अभी जो लोग नई टेक्नोलॉजी NICS की जो लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या राय है? NICS जो बेसिकली हमने कहा PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट, तो यही टेस्ट है। बट हम नॉर्मल PGT में क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है उसके जो ट्रोफेक्टोडर्म है उसमें से हम फ्यू सेल्स की बायोप्सी लेते हैं, और जो NICS है उसमें जो एम्ब्रियो ग्रो होता है जो मीडियम में, जो कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, वही कल्चर मीडियम, उसको स्पेंट कल्चर मीडियम हम बोल सकते हैं। तो वो कल्चर मीडियम हम लेते हैं, ना कि बायोप्सी। उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा होता है उसके कुछ सेल्स जो होते हैं वो शेड ऑफ होके वो मीडियम में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम वही सेल्स को यूज करके, वो सेल फ्री डीएनए को यूज करके हम टेस्टिंग करते हैं, रादर देन टेकिंग जो एम्ब्रियो का बायोप्सी रहता है वो। तो सर जो ब्लास्टोसिस हम बनाते हैं जी, तो फ्रेश एम्ब्रियो NICS के लिए चाहिए कि फ्रीज एम्ब्रियो भी चलता है? नहीं, उसमें फ्रेश ही चाहिए, क्योंकि हम जो कल्चर मीडियम में हमने जो एम्ब्रियो को रखा है वो डे 5 तक जब जाएगा तभी उसका शेड ऑफ होगा और वो मीडियम तभी काम आएगा। एक बार हमने फ्रीज कर दिया और उसके बाद थॉ करेंगे तो वो कल्चर मीडियम में वो कुछ हमें डीएनए फिर से तो ग्रो करने वाले हैं नहीं, तो इसके लिए हमको फ्रेश मीडियम ही चाहिए, यानी फ्रेश साइकिल में ही वो पॉसिबल होगा। तो सर NICS पर PGT में एडवांटेज डिसएडवांटेज की जो बात करें कि कितनी सेंसिटिव है, से जो रिजल्ट के ओरिएंटेड की बात करें तो उसमें आपका क्या कहना है? डेफिनेटली NIPGT जो है उसकी सेंसिटिविटी नॉर्मल PGT से, जहां हम बायोप्सी ले रहे हैं सेल्स की, उससे कम ही है। मान लीजिए 60 to 70% उसका कॉन्कॉर्डेंस लेवल रहता है, और उसकी वजह ये है कि NIPGS में एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए जो रहता है वो बहुत ही कम है। वहां पर हम एटलीस्ट सेल बायोप्सी ले रहे हैं, 7 से 8 सेल ले रहे हैं। यहाँ पे तो जो शेड ऑफ हुए सेल्स है या जो डीएनए है वही, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो एम्ब्रियो से कितना होगा। सो द अमाउंट ऑफ डीएनए सेल्स बहुत ही लो है। सेकंड, अगर उसमें कुछ क्यूमुलस सेल्स जो मदर के अगर कुछ रह गए होंगे उसमें, तो वो मैटरनल सेल कॉन्टामिनेशन दिखाएगा। तो ऐसे एम्ब्रियोस जो नॉर्मल है और जेनेटिकली अगर वो XX दिख रहे हैं तो वो हमें कंफ्यूजन रहता है कि वो मदर का लिए हम जीनोम देख रहे हैं कि फीटस का जीनोम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन NICS में रहता है। बट टू ओवरकम दिस, अभी जो किट्स आ रही है उसमें MCC भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमें स्पेंट कल्चर मीडियम के साथ मदर का ब्लड भी लेना होता है, और हम दोनों को साथ में रन करते हैं। तो जो दोनों का अगर प्रोफाइल सेम आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें मैटरनल सेल कॉन्टेमिनेशन है, और जो प्रोफाइल देख रहे हैं वो मदर का ही है, वो एम्ब्रियो का नहीं है। मतलब अभी जो NICS की बात करें तो थोड़ी पहले से अभी जो प्रोसेस हो रही है वो थोड़ी एडवांस लेवल की हो रही है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी अच्छी हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं कह सकते कि NICS बेकार है, PGT अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है जी कितना अपने को सेंसिटिव अच्छा मिल रहा है, राइट, और रिपोर्ट कितना अच्छा मिल रहा है। वही है, जैसे छोटे सेंटर्स जहाँ पे लेसर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहां पे NICS एक ऐसी हेल्पफुल टूल है कि कुछ नहीं कर सकते, इससे बेटर की है। और MCC के आने के बाद डेफिनेटली ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है कि एटलीस्ट हम डिटेक्ट करके वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये MCC वाला है। सो नाउ इसको हम इधर बायोप्सी करें, वही ऑप्शन रहेगा। सो एटलीस्ट जो फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट्स पहले होते थे उसमें कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल सपोर्ट। जो आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, जिसमें फर्टिलिटी जो IVF जो फील्ड है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस आए और उसके बारे में लोग नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू।